वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में कि एक्चुअल में रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के क्या क्या कॉजेज होते हैं और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में पेशेंट में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, कैसे इसको डायग्नोस किया जाता है और इसमें क्या ट्रीटमेंट क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड किया जाता है। सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम रिस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात करें तो जो रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है ये एक मेडिकल कंडीशन होती है। एक्चुअली रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में होता क्या है, एलिवेटेड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन पीएच बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। एक्चुअली होता क्या है, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड होता है, इस ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है जिसको शॉर्ट में PaCO2 बोलते हैं, ये जो हमारे ब्लड के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है यानी PaCO2 जो होता है ये एलिवेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जब हमारे बॉडी के ब्लड के अंदर PaCO2 यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल एलिवेट हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब हमारे ब्लड के अंदर PaCO2 का लेवल इंक्रीज होता है तब उसके कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड का pH होता है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, रिजल्टिंग इन ए डिक्रीज इन pH बिलो द नॉर्मल रेंज ऑफ 7.35 टू 7.45। जो हमारे ब्लड का नॉर्मल pH होता है वो कितना होता है, 7.35 टू 7.45। ठीक है, ये जो pH होता है हमारे बॉडी का नॉर्मल, इससे डिक्रीज हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिस्पिरेटरी एसिडोसिस। नेक्स्ट यहाँ पर बात ये आती है कि भाई रिस्पिरेटरी एसिडोसिस क्यों होता है, कारण क्या है। दोस्तों, यहाँ पर दो मेन कारण हैं। एक तो इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, जब हमारे बॉडी के अंदर जो वेंटिलेशन है ये इम्पेयर हो जाता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो एयर का आदान प्रदान हो रहा है वो गड़बड़ हो जाता है, तब उसकी वजह से यहाँ पर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरा कारण है कि इनएडिक्वेट रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी, जब हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल नहीं प्रॉपर अमाउंट में हो पाता है, तब उस कंडीशन में भी हमारे बॉडी के अंदर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, दो मेन कारण हैं। एक तो अगर वेंटिलेशन इम्पेयर हो गया है तो उस कंडीशन में, या फिर इनएडिक्वेट अमाउंट में हमारे बॉडी से CO2 रिमूव हो रही है, तब उस कंडीशन में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कॉजेस की, यानी कि इटियोलॉजी की, कि भाई रिस्पिरेटरी जो एसिडोसिस है क्यों होता है, क्या क्या इसके कारण हैं। तो इसमें इसका जो फर्स्ट कॉज है वो है हाइपोवेंटिलेशन। दोस्तों, हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, जो पर्सन की ब्रीथिंग होती है वो सैलो हो जाती है। जो पर्सन की ब्रीथिंग होती है, जो पेशेंट की ब्रीथिंग होती है वो सैलो हो जाती है और स्लो हो जाती है। ठीक है, जब पर्सन की जो ब्रीथिंग है वो स्लो हो जाती है या फिर सैलो हो जाती है या फिर ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोवेंटिलेशन बोलते हैं। हाइपोवेंटिलेशन में क्या होता है, जो हमारे बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्रॉपर अमाउंट में बॉडी से बाहर नहीं निकल पाती है। ठीक है, एडिक्वेट अमाउंट में बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकल पाती है जब किसी पेशेंट को हाइपोवेंटिलेशन होता है। ठीक है, तो हाइपोवेंटिलेशन के कारण यहाँ पर पेशेंट को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है लंग डिजीज। मान लीजिए किसी पेशेंट को कोई लंग डिजीज है। ठीक है, लंग डिजीज कोई भी हो सकती है, जैसे कि क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो सकती है जिसको शॉर्ट में COPD बोलते हैं, या फिर पेशेंट को निमोनिया हो सकता है, या फिर किसी पर्सन को अगर अस्थमा हुआ है। तो अगर किसी भी टाइप की रिस्पिरेटरी कोई डिजीज है, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, जब भी कोई रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर बॉडी के अंदर होता है
तब जो हमारे बॉडी का जो वेंटिलेशन है, जो एयर का आदान प्रदान है, वो इम्पेयर हो जाता है, जिसकी वजह से रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा पर्सन है जिसमें कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब नर्व और मसल्स से रिलेटेड, ठीक है। न्यूरो का मतलब नर्व और मसल्स का मतलब मसल्स। तो यहाँ पर अगर कोई नर्व और मसल्स यानी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलता है। क्योंकि होता क्या है, कंडीशन अफेक्टिंग द नर्व्स एंड मसल्स इन्वॉल्व द ब्रीथिंग। हमारे बॉडी में जो कई सारी ऐसी मसल्स होती हैं जो ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, जिनका ब्रीथिंग करवाने में बहुत ही बड़ा रोल होता है, ठीक है। और वो अगर मसल्स प्रॉपर काम नहीं कर रही हैं तो उसकी वजह से जो हमारा वेंटिलेशन होता है वो अफेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो कॉज है वो है यूज ड्रग्स टू सप्रेस ब्रीथिंग। यूज ड्रग्स टू सप्रेस ब्रीथिंग मतलब यहाँ पर कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि ब्रीथिंग को सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। कई सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिस्पिरेटरी सिस्टम को डिप्रेस कर देते हैं, सप्रेस कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा। सिंपल सी बात है कि अगर यहाँ पर रिस्पिरेटरी सिस्टम सप्रेस हो जाता है तो जो वेंटिलेशन है वो लो हो जाता है, ठीक है। हाइपो वेंटिलेशन पेशेंट को हो जाता है और रिस्पिरेटरी एसिडोसिस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, यानी कि सिम्टम्स की, कि भाई यहाँ पर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। कई सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होती हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, जैसे कि पेशेंट में कन्फ्यूजन रहेगा, लेथार्जी रहेगा, ठीक है। लेथार्जी का मतलब पेशेंट को फटीग रहेगा, ठीक, वीकनेस रहेगी और पेशेंट में ड्राउजीनेस रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पर पेशेंट में कुछ रिस्पिरेटरी सिम्टम्स देखने को मिलेंगी, जैसे कि पेशेंट को डिस्पीनिया देखने को मिलेगा, मतलब शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट में होगा, और पेशेंट में हाइपोवेंटिलेशन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर जो सिम्टम है वो है आपका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड देखने को मिलती हैं, जैसे कि टैकीकार्डिया। अब पेशेंट में क्या होगा, जो पेशेंट की जो हार्ट बीट है वो इंक्रीज हो जाएगी, रैपिड हार्ट बीट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर पेशेंट में अरिदमिया भी देखने को मिलेगा, जो पेशेंट की रिदम है वो गड़बड़ हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ अदर सिम्टम देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेशेंट में हेडेक देखने को मिल सकता है, ठीक है, वार्म फ्लश्ड स्किन देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ये कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको रिस्पिरेटरी एसिडोसिस के कंडीशन में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की, कि भाई अगर किसी पेशेंट को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है तो आप उसको कैसे डायग्नोस करोगे, कैसे पता लगाओगे। तो यहाँ पर मेन दो टेस्ट होते हैं, एक तो है आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट, दूसरा सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। आर्टीरियल ब्लड गैस टेस्ट का मतलब शॉर्ट में जिसको एबीजी बोलते हैं। एबीजी टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे ब्लड का पीएच होता है और जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल होता है, बाइकार्बोनेट का लेवल होता है, ये सारी चीज़ें जो है एबीजी टेस्ट में पता चल जाती हैं, ठीक है। तो जब हम एबीजी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हम ब्लड के पीएच को मेज़र करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PaO2, हम ऑक्सीजन के लेवल को चेक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि PaCO2। ये सारी चीज़ें जो है हम ब्लड पीएच जब हम टेस्ट करवाएंगे तो उसमें हमको पता लग जाएंगी, ठीक है। तो जब आप एबीजी टेस्ट करवाएंगे तो आपको यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है यानी जो PaCO2 है ये इंक्रीज देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो टेस्ट है वो है आपका सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट। दोस्तों सीरम इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट से हमें क्या पता चलेगा, जो हमारे ब्लड के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स का लेवल है वो पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और हम पेशेंट का पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में क्या होता है, जो हमारे लंग्स होती हैं उनकी कैपेसिटी, उनकी ब्रीथिंग कैपेसिटी, ये सारी चीज़ें पता लग जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम ECG करवा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी हमारे बॉडी के अंदर पीएच लेवल गड़बड़ होता है तो उसकी वजह से यहाँ पर अरिदमिया जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं। तो हार्ट के कंडीशन को असेस करने के लिए यहाँ पर हम पेशेंट में ECG करवा सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं हम यहाँ पर मैनेजमेंट की, कि भाई हम किसी पेशेंट को अगर रिस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ है तो उसको क्या ट्रीटमेंट, क्या मैनेजमेंट प्रोवाइड करेंगे।
दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, एड्रेस अंडरलाइंग कॉजेज। अब भाई जिस वजह से जिस कारण से हो रहा है पेशेंट को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसको हम एड्रेस करेंगे यानी आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करेंगे। जैसे कि ट्रीट द प्राइमरी कंडीशन काजिंग हाइपोवेंटिलेशन। दोस्तों हाइपोवेंटिलेशन ही एक ऐसा कॉज है जो कि रिस्पिरेटरी एसिडोसिस को कॉज करता है। तो जो हाइपोवेंटिलेशन है इसको ट्रीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, वेंटिलेटरी सपोर्ट। हम पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब पेशेंट को वेंटिलेटर पर लेंगे और पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन टू असिस्ट और कंट्रोल ब्रीथिंग टू सीवियर केसेस। सीवियर केस में क्या होता है, हम पेशेंट को वेंटिलेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सीजन थेरेपी। हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं क्योंकि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो जाता है और ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के लेवल को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर हम पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी दे देंगे, ठीक है। टू इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन एंड रिड्यूस द रिस्पिरेटरी ड्राइव। तो ऑक्सीजनेशन मतलब यहाँ पर पेशेंट के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन के लेवल को हम मेंटेन करेंगे, इसलिए हम लोग क्या देंगे, ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर मेडिकेशंस। हम यहाँ पर कई सारी मेडिकेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि ब्रोंकियोडायलेटर्स। दोस्तों जो ब्रोंकियोडायलेटर्स होते हैं ये ड्रग्स क्या करते हैं, ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देते हैं, यानी कि जो एयरवे होता है उसको, उसके जो एयरवे होता है उसको चौड़ा कर देते हैं, वाइड कर देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है, पेशेंट की ब्रीथिंग इंप्रूव हो जाती है, ठीक है। ब्रोंकियोल्स को डायलेट कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर हम पेशेंट को रिवर्सिबल एजेंट फॉर ड्रग इंड्यूस्ड रिस्पिरेटरी डिप्रेस, ऐसे ड्रग्स को अवॉइड करना है जो रिस्पिरेटरी डिप्रेस कॉज करते हैं या फिर रिस्पिरेटरी सिस्टम को सप्रेस करते हैं, ऐसे ड्रग्स को अवॉइड करना है। नेक्स्ट यहाँ पर मॉनिटर एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का इम्बैलेंस हुआ है तो उस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को मेंटेन करना है। स्पेशली यहाँ पर जो पोटेशियम होता है, पोटेशियम का लेवल गड़बड़ हो जाता है जब पेशेंट को रिस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है, ठीक है। तो ये था मैनेजमेंट। आई होप आप लोग सारी चीज़ समझ गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलते रहते हैं। और अगर आप PDF नोट्स चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। वहाँ से इस PDF नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।